Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Physics with Umar Farooq and Toppers Academy. NMDK class है class number 4. Momentum in term of Newton's second law. MDK lecture number 4. लास्ट 2 लेक्चर्स में बल्कि लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया है मोमेंटम किसे कहते हैं, एमसीक्यूज कैसे आते हैं. ठीक है, इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ये क्या है. देखें, आप लोगों ने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम इन टू ए. क्लियर है. हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम. एक्सेलरेशन की जगह हम लगा सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा इंटू एम वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, या इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, क्योंकि हम सबको पता है कि P बराबर है M इंटू वी का. क्लियर है ये बात. सो F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये अक्सर MCQs में आते हैं कि रेट चेंज ऑफ linear momentum is called dash dash dash. Okay, rate change of linear momentum is called force. इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. समझ आ रही है बात की. ठीक है, अब यहां पर देखें, ये तो आ गया डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स. अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बराबर है एफ मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी. अगर हम मोमेंटम को फाइंड आउट करना चाहते हैं, चेंज इन मोमेंटम को. अगर हम टाइम को मालूम करना चाहते हैं तो डेल्टा टी बराबर होगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई एफ. हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं. समझ आ रही बात की. आप लोगों की MCQs में आ सकता है, ज़रा गौर से सुने, गौर से सुने. ठीक है, कि मोमेंटम डिवाइड बाई फोर्स या रेशो ऑफ मोमेंटम to force will gives you what? Will gives you option A time, option B impulse, option C frequency. गौर से सुने, ठीक है ना. और ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि मोमेंटम डिवाइडेड बाय फोर्स हो जाए. ठीक है, तो इसका जो यूनिट है हम डिवाइड करते हैं फोर्स के यूनिट पे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम. क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय एफ. अब गौर से सुने, इसको अगर हम इसको उल्टा करें, किस तरह करें, और फोर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें फ्रीक्वेंसी देता है. क्या देता है, फ्रीक्वेंसी देता है. समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही. मतलब इससे जो यूनिट आते हैं वो होगा 1/सेकंड या ये होगा हर्ट्ज. समझ आ रही बात की. तो इससे MCQs पॉसिबल है. कौन से रिलेशन से, F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसको हम कहते हैं फोर्स. क्लियर है बात. इससे हम डेल्टा पी मालूम कर सकते हैं, डेल्टा टी मालूम कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी मालूम कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो है हम इस एक इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं. ठीक है ये बात. अब जिसके बाद रिलेशन है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि मोमेंटम को अगर हम रिलेट करें काइनेटिक एनर्जी के साथ तो फिर ये क्या होगा. क्लियर है वो. और ऐसे उस पे MCQs कैसे आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे. ठीक है, लेकिन तवज्जो चाहिए आप लोगों की. वो क्या है, देखें, मोमेंटम इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको
हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में भी इसी तरह ही पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ये बराबर है मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m के बराबर है। किस चीज़ के बराबर है? मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा? तो हम कहते हैं कि P इज इक्वल टू 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी होल अंडर रूट। MCQs में आ सकता है, ठीक है। ये एक MCQ हो गया और ये एक दूसरा MCQ हो गया। अब गौर से देखें कि इसके अलावा भी MCQ की पॉसिबिलिटी है। यस, बहुत सारे हैं कि MCQ की पॉसिबिलिटी है। कैसे होता है देखिए आप लोग। पॉसिबिलिटी नंबर ये है कि मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट m के साथ। इस दौरान काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये है कांस्टेंट। समझ रही बात की? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं अगर दो बॉडीज है तो P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2, या इसको हम लिख सकते हैं P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2। अब इजीली हम इससे मालूम कर सकते हैं कि P1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, P2 का वैल्यू क्या होगा, M1 का वैल्यू क्या होगा और M2 का वैल्यू क्या होगा। सपोज करें एक MCQ आ गया है, सिंपल MCQs बताता हूँ, ठीक है। ये आप लोग खुद करें, MCQ है ये भी MCQ, इससे भी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है और इसकी भी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है ये बात? और ये तो एग्जैक्ट MCQ है और ये भी आपके पास MCQ है। देखो मैं रिलेशन ए लिखता हूँ, हर एक पॉइंट को एक इस MCQs मैंने लिखवा दिया है। क्लियर है ये बात? अब MCQ आया है। MCQ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, momentum is directly proportional to m. Option B, momentum is directly proportional to under root m. Number C, both of above. Yeah, information incomplete. करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें है, अब आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी है। क्यों भी है? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? वो है बोथ ऑफ अबव। अब देखो क्यों, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखेंगे हम। एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, लेकिन इस दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, इस दौरान काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। समझ रही बात की? तो ये लिखना ज़रूर होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में कौन सा करेक्ट है तो आप लोगों का यही आंसर होनी चाहिए कि दोनों करेक्ट है। P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, ठीक है। अंडर रूट m क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ये सिंपल m क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ रही बात की? अब काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका ताल्लुक क्या है? वो भी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कौन सा डायरेक्ट रिलेशन होगा? कौन सा डायरेक्टली रिलेशन होगा? अंडर रूट होगा या सिंपल होगा? तो यहाँ पे करते हैं, चलो देखते हैं। ये फुट मैंने निकाल लिया, फुट देके कितना खूबसूरत फुट है। अच्छा, तो अब मोमेंटम का ताल्लुक जो काइनेटिक एनर्जी के साथ है वो भी डायरेक्ट है, लेकिन इस दौरान ये क्या कांस्टेंट है? मास कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा? मास कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये हम उधर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2, और इसमें ले लेता हूँ होल अंडर रूट, या इसको मैं लिख सकता हूँ कि P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2, ठीक है।
तो ये आ गया आप लोगों के पास एक MCQ जो ऊपर है, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ गया MCQ, ये आप लोगों के पास आ गया MCQ। क्लियर है। अब इस MCQ से हम और भी P1 मालूम कर सकते हैं MCQ, P2 मालूम कर सकते हैं MCQ, काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं MCQ, काइनेटिक एनर्जी 2 मालूम कर सकते हैं। तो ये भी एक MCQ बन गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग खुद मालूम करें। तो एक MCQ ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। देखो पूरा पेज MCQ से भरा हुआ है। क्लियर है ये बात। ये इस वजह से लिखवाता हूँ कि आप लोगों के जहन इस पे काम करें और प्रैक्टिस जो है इस पे शुरू करें। तो आज आप लोगों ने जो सीख लिया है वो क्या सीखा है? मोमेंटम रिलेशनशिप है वो किस चीज़ के साथ, फोर्स के साथ रिलेशनशिप क्या है, और दूसरा जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका ताल्लुक क्या है, तो वो भी आप लोगों ने सीख लिया। चलो इस पे जो मैंने MCQs बनाए हैं अपने बुक में जो लिखी हुई है, ठीक है, वो देखते हैं कि कैसे MCQs मैंने बनाए हैं, ठीक है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो ले ले अपने लिए, अगर है तो ओपन करे, पेज नंबर 10 पे आ जाए। ये देखिए पेज नंबर 10 पे 6 तक MCQs हमने किया था। अब गौर से देखिए नंबर 7 क्या है? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। वो क्या है? F इज इक्वल टू MVR नहीं है, ठीक है। F इज इक्वल डेल्टा MV डिवाइड बाई डेल्टा T या डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा R या नन ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ डेट इज ऑप्शन नंबर B, F इज इक्वल टू डेल MV डिवाइड बाई डेल T। समझो बात, क्योंकि MV क्या है? वो तो मोमेंटम है ना, MV क्या है? वो मोमेंटम है। क्लियर है ये बात। अब नंबर 8 में क्या आता है? इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन सेम देन फोर्स विल बी, जबरदस्त पॉइंट आ गया, ठीक है ना। फोर्स क्या होगा? इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन सेम देन द फोर्स विल बी जीरो, इन्फिनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब ये पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया लेक्चर में, तो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मोमेंटम कांस्टेंट है, फोर्स क्या होगा जरा गौर से देखें। मैंने ये क्या है कि F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ठीक है। मोमेंटम कांस्टेंट हुआ। जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो डेल्टा P क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, और जब ये जीरो होगा ये इसको डिवाइड करे डेल्टा T पे, सो जीरो डिवाइडेड बाई डेल्टा T पे क्या आ गया? जीरो आ गया। तो फोर्स इस केस में क्या बन गया? जीरो। तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जीरो, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट यही MCQs को गलत करते हैं। किस तरह कहते हैं कि मोमेंटम कांस्टेंट है तो फोर्स क्या होगा? वो पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है। तो असल में ये क्या है? जीरो है। किस इक्वेशन से आता है? इस इक्वेशन से आता है। क्लियर है ये बात। नाउ नंबर 9 की तरफ आ जाइए। In order to change the momentum of an object, there must be a force applied, change in time, change in distance, none of above। जब मोमेंटम में हम क्या लाने की कोशिश करते हैं, चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, तो इस पे हम लगाएंगे फोर्स, क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया है कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T या डेल्टा P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। जब फोर्स हम अप्लाई करें किसी बॉडी पे तो इसका मोमेंटम हम चेंज कर सकते हैं। विदाउट फोर्स हम मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है ये बात। नाउ नंबर 10, ये आसान है। A 2 Newton force acts on a body if the momentum of a body is a 120 Newton second, then the force acts for 8 second, 30 second, 60 second या 120 सेकंड। तो इस फार्मूले से फाइंड आउट करें कि F इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो डेल्टा T होगा क्या? डेल्टा P डिवाइडेड बाई F। डेल्टा P कितना है? 120। 120 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 60। तो ऑप्शन नंबर C क्या है? ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है ये बात। नाउ नंबर 11 क्या है? When two bodies are moving with same linear velocity, then the ratio of their momentum will be m1 by m2, m2 by m1, m1 divided by under root, ठीक है, या m2 डिवाइड बाई m1 अंडर रूट। तो मैंने रिसेंटली कहा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ अगर वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। तो इस केस में क्या होगा? P1 डिवाइडेड बाई P2 अगर दो बॉडीज है, ठीक है, तो यहाँ पे m1 डिवाइडेड बाई m2। इस केस में वेलोसिटी क्या है?
कांस्टेंट। सो लिहाजा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात? m1 डिवाइडेड बाय m2। नाउ नंबर 12 वो क्या है? व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वल मासेस मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी। अब सेकंड केस जो इसके साथ रिलेटेड था वो क्या है? p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जब मास क्या हो? कांस्टेंट। देखो इक्वल मासेस विद मूविंग डिफरेंट वेलोसिटी, सो p1 डिवाइडेड बाय p2 ये बराबर होगा v1 डिवाइडेड बाय v2। सो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात? नाउ नंबर 13 पे आ जाइए। नंबर 13 क्या है देख सकते हैं आप लोग। रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विल गिव अस वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन। बच्चों वाले क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी फोर्स। किस तरह? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, सो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है ये बात? नाउ नंबर 14, टू कार्स आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करो, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी व्हाट? तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एम के साथ जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो? कांस्टेंट हो। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है। लेकिन हम लिखेंगे p1 डिवाइडेड बाई p2 ये बराबर है होल अंडर रूट m1 divided by m2। So the correct option in this MCQ that is option number C हो गया। क्लियर है ये बात? into the next lecture में डिस्कस करूंगा इम्पल्स क्या है, इम्पल्स पे MCQs क्या है। ज़रा आप लोग देखें मैंने कितने MCQ इस पे बनाए हैं। ये हो गया 10, ठीक है, ये हो गई तकरीबन 8 ये है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स बना के बहुत सारे MCQs मैंने इस बुक में लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं ये कल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि किस तरह होता है। समझ आ रही है बात की? ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक को ये लेक्चर पहुंच जाए और कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे उठाए। और ये है बुक का नाम फिजिक्स 5000 प्लस प्रैक्टिस MCQs, ठीक है, जिससे 400 प्लस MCQs आए थे किस चीज़ में? PMC टेस्ट 2021 में। क्लियर है? तो हम इंशाल्लाह इससे बहुत सारे MCQs करेंगे और साथ में इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ इस बुक में अपडेट ले आता हूँ, वो अपडेट भी यहाँ पर मौजूद होगा। क्लियर है ये बात? तो ये लेक्चर है, ये नोट करें अपने साथ। जो भी पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट की समझ नहीं आ रही वो भी कमेंट में बता दें। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं कि इसको शेयर करें, ठीक है ना? ये पहले शेयर करो फिर बाद में देखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।